नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ये हमारा आज का प्रकरण है, टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमको पहले अपवर्त्य गुणज वगैरह सब सीखने होंगे। ये बेसिक चीज़ें जब हम समझ जाते हैं तो लॉस ऑफ पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लॉस ऑफ पावर, मॉस ऑफ पावर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर आप ये बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तो इन चीज़ों को, ये आसान सी लगने वाली चीज़ें भी बहुत कठिन हो जाती है और जिससे हमको गणित बहुत कठिन लगने लगता है। तो आइए दोस्तों, आसान भाषा में हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मतलब और इससे संबंधित कुछ सवाल। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसको एलसीएम को हम लॉस ऑफ पावर भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इससे पहले हमको कुछ और चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सब प्रथम पर हम अपवर्त्य और गुणोज के बारे में समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको अपवर्त्यक, अपवर्त्य और गुणज को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। ध्यान से बार बार पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, बार बार इस लाइन को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। और यहाँ उदाहरण दे रखा है कि भाई, उदाहरण क्या दिया है कि 5 के अपवर्त्य। देखो, एक होता है अपवर्त्य या इसको गुणज भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। 5 के गुणज क्या होंगे या अपवर्त्य क्या होंगे या मल्टीपल क्या होंगे? 5 का पहाड़ा। देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये 5 का पहाड़ा तो लिखा हुआ है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 पे 25, ऐसे आगे ये सब 5 के अपवर्त्य हैं या गुणज हैं। 5 का पहाड़ा जो 5 से विभाजित होता है, दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली, दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली, ये दी हुई संख्या 5 है, इससे सब के सब विभाजित होते हैं। 5 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, सब विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब 5 कि ये क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण ये वाला देखिए, 3 का अपवर्त्य, 3, 6, 9, 12, ये सब संख्याएं 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, इसलिए ये 3 की गुणज कहलाएंगी या अपवर्त्य कहलाएंगी। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का बेटे हम आसानी से अपवर्त्य या जिसको गुणज भी कहते हैं या इंग्लिश में गुण मल्टीपल कहते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी दी हुई संख्या का गुणज आसानी से आप निकाल पाओगे। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, उस संख्या का पहाड़ा लिख दीजिए, वो सारी संख्याएँ उस दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, तो सारी संख्याएं दी हुई संख्या की गुणज या अपवर्त्य कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वह स्वयं होता है। प्रत्येक संख्या के अनगिनत अपवर्त्य होते हैं। शून्य का अपवर्तक केवल शून्य होता है। समापवर्त्य, नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल। अब इसको समझते हैं। एक तो आपने समझा भी अपवर्त्य, अब यह समापवर्त्य क्या होता है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, पहले अपनी भाषा में समझाऊंगा, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम समापवर्त्य निकालना है हमने। 2 के पहले हमने क्या करना है? गुणन या गुणज लिख दो। 2 का बड़ा 2 कम 2, 2 4, 2 6, ऐसे आगे तक। ठीक है, 3 का भी लिख दीजिए, 3 एकम 3, 3 6, 3 4 9, ऐसे करके। अब इन दोनों के अपवर्त्य हमने लिख दिए। उसके बाद जो दोनों के पास उभयनिष्ठ है ना, और उसमें जो वो संख्याएं समापवर्त्य होंगी, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक में पूरी तरह विभाजित होती हो, वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्त्य कहलाती है। जैसे 2, 3, 5 का समापवर्त्य 30 और 60 आदि है। अब इसको मैं ज़रा ढंग से आपको समझा देता हूँ ताकि आप आसान भाषा में इसको समझ सकें। आइए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा यहाँ पर से पहले 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 के यहाँ पहाड़े लिख लेंगे हम। ठीक है, पहाड़ा लिख लेंगे। 2 का पहाड़ा 2 कम 2, 2 4,
2 3 6। अब मैं यहाँ पूरा, मेरे पे बोर्ड नहीं है, मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे डॉट 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 करके दिखाऊंगा आपको। 3 का पारा लिख दिया, 3 कम 3 6, 3 3 9 और 3 को 12। वैसे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 में 25, 5 की 30, 5 से 35, 5 8 40, 5 नीम 45, 5 दा 50। यहाँ जगह की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं या ऐसे करके दिखाता हूँ। 2 3 5, यहाँ 2 का पारा लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 2 को 8, 2 5 10, ऐसे करके, और 30 40 50 60 तक लिखते चले जाएंगे। ऐसे आगे आगे और डॉट डॉट करते जाएंगे। ये 5 है, सॉरी यहाँ पर ऐसे 5 का पारा लिख दिया, 5 का 5 5 तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हमारे पास 3 आ रहा है, जो तीनों के पास होगा। सबसे यहाँ से चेक करेंगे, 2 क्या है यहाँ है, यहाँ 3 है, फिर 3 दूनी 6 है, 3 6 9, 3 को 12, ऐसे 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 करके दिखना है। तो सबसे छोटा जो होगा हमारा गुणज, जो उभयनिष्ठ होगा, जो तीनों के पास होना चाहिए। तो 30 क्या होता है, 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है और 5 के पाड़े में आता है ना। 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30 और 5 के 30। तो ये क्या हो गया इसका, ये यहाँ पर 30। उसी प्रकार इसके बाद कौन आएगा जो तीनों के पास है, कौन सी संख्या है वो, 60 है। तो ये 2 3 5 के समापवर्तीय होंगे। आप इसको विस्तृत में उदाहरणों से कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड की जगह कम होने के कारण मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। किस दिन मैं ये बोर्ड वाली एक्टिविटी में आपको करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अब लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको मैंने बोला था एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दी गई 2 या 2 से अधिक उन संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटी अपवर्तीय उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। इसको बार बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो। जब ये उदाहरण देखेंगे और उसको समझ जाओगे तो आपको एलसीएम आसान लगने लगेगा। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर इसने लिया है कि जैसे कि 2 के अपवर्तीय क्या है, ये अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये आसान हो जाएगा ज़रा। देखिए इसको एलोबरेट करने में, देखिए 2 के अपवर्तीय क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, क्या है ये 2 का पारा ही तो है। 2 कम 2, 2 4 2 6, 2 को 8, 2 15, 2 के बाद 2 14 2 8 16, 2 में 18, और आगे डॉट डॉट का मतलब 2 2 दाम 20, फिर 22 24 26 28 30, ऐसे से ये सब इसके अपवर्तीय गुणज कहलाएंगे, ठीक है। 3 का पारा, अब 3 के अपवर्तीय लिखे हैं हमने यहाँ पर, देखो ये 3 कम 3 3 6 3 9 3 को 12 3 को 15 3 को 18 3 7 21 3 8 24, आगे बहुत अनंत तक जाता है ये, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट उभयनिष्ठ अपवर्तीय। उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, दोनों की कॉमन, जो यहाँ पर भी है इसके पास भी है और 2 के पास भी है और 3 के पास भी है। तो सबसे छोटा देखो यहाँ पर 6 है, देखो ये 6 है और इसके पास भी 6 है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ चेक करेंगे 12 है, इसके पास भी 12 है और इसके पास भी 12 है, तो ये हमने यहाँ 12 लिख दिया। फिर इसके पास देखो ये 18 है, ये इसका 18 है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के पास होता है, कॉमन है, ठीक है। अब इन कॉमन में से जो सबसे छोटा होगा वो एलसीएम होगा। देखो ये, देखो इन तीनों, ये तीनों कॉमन निकले और आगे डॉट डॉट और भी कॉमन है, लेकिन वो तो सब बड़े हैं। इन तीनों और इससे ज़्यादा अधिक जितने भी कॉमन उभयनिष्ठ अपवर्तीय निकले, उनमें सबसे छोटा जो है 6 है। तो लोवेस्ट बने सबसे छोटा, कॉमन बने तीनों के पास जो हो या दोनों के पास जो हो, मल्टीपल बने अपवर्तीय, जो सबसे छोटा अपवर्तीय होता है उसको ही एलसीएम कहते हैं। ये देखो, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट था इसका कि एलसीएम, जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो पहले हमने उनके गुणज लिख दिए भाई, और उसके बाद हमने उनके कॉमन गुणज लिख दिए। 3 4 आगे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 2 तो कम से कम निकालने चाहिए। उनमें से जो सबसे छोटा होगा, सबसे पहला वाला होगा, वही उसका एलसीएम होता है। एक तो मेथड ये है, और एक एलसीएम निकालने का भाग विधि है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, या यहाँ पर भी दिखा रखा हुआ शायद, देखते हैं। एलसीएम का पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। देखो ये याद करो, इसको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका अहमियत शाब्दिक प्रश्न एवं भिन्नों को हल करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम सबको पता ही नहीं है एलसीएम होता क्या है ना। एलसीएम निकालने की विधियाँ हैं, देखो हाँ, यहाँ भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाला जाता है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी, मतलब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल करने की प्रमुख 2 विधियाँ होती है, और ये दोनों विधि एलसीएम निकालने के लिए लोकप्रिय है। हालांकि दोनों विधि का प्रयोग वर्ग यानी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है, जो छात्र अपने सहूलियत के अनुसार प्रयोग करते हैं। नंबर 1, लगातार भाग विधि।
डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, सीधा सा लगातार भाग विधि तो कोई जानता नहीं है आजकल, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या बोलेंगे हम, देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो दो विधियों के द्वारा वो निकाला जाता है, लगातार भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आगे डिटेल में। अब उसके बाद हम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक लिया है एलसीएम और एचसीएफ छोटी क्लासेस के लिए बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट 2002 से एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ मैंने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। वहाँ छोटी की बात हो रही है, यहाँ सबसे बड़े की बात होगी, बस इसका उल्टा है एकदम। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सबसे बड़ा उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है, जो सबसे बड़ा हो। देखो उदाहरण यहाँ पर एक लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एक उदाहरण लिया हमने एलसीएम का और एक ये, ठीक है। जो फिर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके लिए, जब भाग विधि और गुणनखंड विधि वाला एलसीएम निकालने वाला उसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर तुम सिर्फ एक एक उदाहरण से एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझो कि कहते किसे हैं, उसके लिए थोड़े थोड़े एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी डिटेल आगे बढ़ने के लिए आगे उस प्रकार के सवाल तो बहुत सारे हैं, उनके लिए बहुत सारे आपको वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे मुझे। तो धीरे धीरे मैं अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूँ और उनको भी कवर करेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी से वो समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एग्जांपल है 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, अभी हमने अपवर्तीय पढ़े थे। अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक समझ लो पहले। जब अपवर्तक समझ लोगे तो एचसीएफ। देखिए हम जब एलसीएम निकालते हैं तो अपवर्तीय होता है, अपवर्तीय, और यहाँ निकालते हैं अपवर्तक मतलब गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड अपवर्तक गुणनखंड होता है और जो अपवर्त्य होते हैं वो गुणज होता है। वहाँ पहाड़ा लेते हैं, यहाँ पर गुणनखंड लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर निकालने सीखते हैं, ज़रा मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। देखिए 2 के गुणनखंड या अपवर्तक कैसे लिखेंगे हम, है ना। ये देखो एक, ये किस किस से विभाजित होता है यार, रुक जाओ अभी, है। ये देखिए 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2। मतलब 2 के फैक्टर या गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2, क्योंकि 1 से भी ये पूरा पूरा 2 विभाजित होता है, 2 से भी ये पूरा विभाजित होता है। 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अब 4 के अपवर्तक क्या, देखो अपवर्तक क्या लिखा हुआ ना, ये अपवर्तक का मतलब होता है 4 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड। इनको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 के होंगे सबसे, एक तो सबका होता ही होता है, 1 से इसमें पूरा भाग जा रहा है, 1 चौको 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4 और फिर 4 एकम 4 हो गया। तो ये 1, 2 और 4 4 के गुणनखंड या अपवर्तक हैं। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या के अपवर्तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं के गुणनखंड कहलाती है। देखो ये सारी दो दी हुई संख्या 4 है और ये संख्याएं जो इसकी गुणनखंड है, इन संख्याओं से 4 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 1 चौको 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। अब हम 6 के निकालते हैं। 6 के हम निकालेंगे यहाँ पर अपवर्तक, ये रहा 6। और देखिए 1 तो सभी का होता है, 1 से ये पूरा विभाजित होता है, फिर 2 से ये 2 तियाँ 6 और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो 1, 2, 3 और 6, ये 4 इसके अपवर्तक हैं या गुणनखंड है 6 के। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, भी दिखा भी रखा है। तो इनमें से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों के पास है, ठीक है, जो तीनों के पास है। देखो आप इसको फिर से समझते हैं। देखो ये देखिए पहले की गुणनखंड हो गए, दूसरे की ये है और तीसरे की ये है। अब हमने उभयनिष्ठ निकालने तीनों के। उभयनिष्ठ मतलब तीनों के पास, देखो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो यहाँ पर फिर हमने 1 लिख दिया, फिर 2, देखिए 2, 2, 2 यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर है 2, यहाँ इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो हमने यहाँ देखिए ये इसके उभयनिष्ठ 2, 1 और 2 है। देखो आगे यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, 3 बचा और 6 बचा। ये यहाँ पर देखो 4 है लेकिन नीचे वालों के पास नहीं है, है ना, बीच वाले के पास है और लास्ट वाले के पास तो 4 है ही नहीं, पहले वाले के पास भी नहीं है। तो ये उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। जो संख्या तीनों के पास होती है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाती है।
तो इसके उभयनिष्ठ 1 और 2 हो गए गुणनखंड। ये अपवर्तक उभयनिष्ठ अपवर्तक भी लिख सकते हैं 1 और 2। अच्छा, इन दोनों में से अब बड़ा कौन सा है, 2 है कि 1 है? 2 है बड़ा किससे, 1 से, तो इसलिए ये 2 इसका HCF होगा। तो ये एक विधि है जिससे हम HCF दी हुई संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी कक्षाओं में आप HCF भाग विधि से निकालते हैं आजकल। वो भाग विधि में किस दिन भाग विधि में लसप और मसप की निकालना आपको फिर दूसरे दिन समझाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। HCF की फुल फॉर्म होती है, देखो HCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये बेसिक चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी क्लास की चीज़ों को मैं क्यों पढूं, लेकिन जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो आपको ऊपर के सवाल, बड़े सवाल कठिन लगेंगे। जब किसी मकान को हम बनाते हैं तो उसकी नींव जब खोदते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसमें अच्छा माल नहीं लगाएंगे, अच्छा मटेरियल नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर भवन का निर्माण करना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये बेसिक चीज़ों को जब ढंग से समझोगे तभी आप ऊपर की चीज़ों को कर पाओगे। तो अभी हमने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं उसकी फुल फॉर्म पढ़ी है ना। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल को हिंदी में हम बोलते हैं म स प। भिन्नों का HCF एवं LCM। भिन्नों का HCF बराबर अंशों का HCF बटे हरों का LCM, और भिन्नों का LCM बराबर अंशों का LCM और हरों का HCF। तो ये सूत्र भी हैं जो आपको कुछ काम आएंगे। इन सूत्रों को आप अपनी कॉपी में लिख देंगे और इनको समझने की कोशिश करोगे। आपने पढ़े भी होंगे शायद। ये बहुत काम की चीज़ें हैं जिससे कि हमको सवाल करने में मदद मिलती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक संख्या से बड़ा नहीं होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्याओं से छोटा नहीं होता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं। और LCM और HCF में याद रखने और योग्य तथ्य देखो, ये नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ सूत्र दे रखे हैं भाई साहब। ये देखो पहला वाला सूत्र मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम दो भिन्नों का, भिन्न की बात हो रही है। भिन्न क्या होता है, भिन्न आपको पता है अंश और हर के रूप में होता है ना। तो अंशों की गुणा का, अंशों का हम मौसा निकाल देंगे, हर का हम लौसा निकाल देंगे। तो भिन्नों का इस प्रकार से हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके भी डिटेल एक एक वीडियो बन सकते हैं, शॉर्ट्स में बना के दूंगा तो आप आसानी से समझ सकते हो। और भिन्नों का LCM निकालने के लिए अंशों का LCM निकालो पहले और हरों का HCF निकालो। अब ये लॉसा बराबर, ये याद करना है, ये बड़ी क्लास में आपको ये सूत्र याद करने हैं। जैसे क्या है, लॉसा बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बटे HCF, ये याद कर लो। फिर लॉसा गुणा के मौसा बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। इसके ऊपर बहुत सारे बड़ी क्लासेस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो उससे संबंधित सवाल इन सूत्रों से निकलते हैं। पहली संख्या बराबर LCM गुणा के HCF बटे दूसरी संख्या, और मौसा बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या डिवाइडेड बाय LCM। दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा के HCF बटे पहली संख्या। तो उम्मीद करता हूँ पूरी ढंग से तो आप नहीं समझ पाए होंगे, फिर भी ये सूत्र आपके काम आएंगे। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो और इससे संबंधित भी अलग वीडियो बनाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए। धन्यवाद।